बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम 9th क्लास की केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक स्टडी करेंगे, ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। हमारे सिलेबस में टोटल 8 ब्रांचेस दी गई हैं केमिस्ट्री की, जिसमें से फर्स्ट 4 ब्रांचेस जो हैं वो हम पिछले लेक्चर में स्टडी कर चुके हैं। आज नेक्स्ट 4 ब्रांचेस स्टडी करेंगे, जो कि हैं इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री। इनके चारों ब्रांचेस की हम डेफिनेशन और साथ में स्कोप या एप्लीकेशन भी डिस्कस करेंगे कि इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री करने के बाद हम कौन से डिपार्टमेंट में जा सकते हैं या हमारा क्या काम है। तो सबसे पहले है हमारे पास इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। जैसा कि आपको इसके नाम से ही इंडिकेट हो रहा है, इंडस्ट्रियल मीन्स सनती, इंडस्ट्रियल लेवल की। इंडस्ट्री में हम ऐसी चीज़ों को तैयार करते हैं जो कि कमर्शियल स्केल पर यूज होती हैं। तो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री क्या है? इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री डील्स विद द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल कंपाउंड्स या मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंपाउंड्स ऑन कमर्शियल स्केल। कमर्शियल स्केल क्या है कि हमने इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में ऐसे कंपाउंड्स तैयार करने हैं जो कि हमें बहुत ज़्यादा मिकदार में रिक्वायर्ड होते हैं, जिनकी हमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी रिक्वायर्ड होती है। वो ज़्यादा क्वांटिटी क्यों रिक्वायर्ड होती है? क्योंकि वो कंपाउंड्स मार्केट में या मुख्तलिफ दूसरी इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल होते हैं, उनका यूज़ ज़्यादा होता है, इसलिए उनको कमर्शियल स्केल पर तैयार किया जाता है। तो वो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री प्रिपेयर करती है उन कंपाउंड्स को। तो स्कोप इसका क्या है? स्कोप या एप्लीकेशन इसका है कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बेसिक कंपाउंड्स। अब कुछ बेसिक कंपाउंड्स की, वैसे तो बेसिक कंपाउंड्स बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ बेसिक कंपाउंड्स की एग्जांपल मैं दे देता हूँ कि ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, अमोनिया है, या इसके अलावा और भी बहुत सारे, कॉस्टिक सोडा है, और बहुत सारे बेसिक कंपाउंड्स हैं। तो ये ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनको हम इंडस्ट्रियल लेवल पे तैयार करते हैं। इसमें एक ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है कि आजकल कोविड-19 की सिचुएशन चल रही है और कोविड-19 में लंग्स ख़राब हो जाते हैं, वो प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। तो जो सीरियस पेशेंट हैं कोविड-19 को, उनको वेंटिलेटर्स पर शिफ्ट कर दिया जाता है, और वेंटिलेटर्स में बेसिकली उनको ऑक्सीजन ही प्रोवाइड की जा रही होती है। तो ऑक्सीजन हमारे पास एक बेसिक कंपाउंड है जिसको हम इंडस्ट्रियल लेवल पर यूज़ करते हैं। फिर क्लोरीन जो है, ये वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में यूज़ किया जाता है कि पानी के अंदर मौजूद जो माइक्रोब्स हैं उनको किल करने के लिए, ताकि पानी साफ़ हो जाए, पीने के काबिल हो जाए। तो ये क्लोरीन भी बेसिक कंपाउंड है। फिर अमोनिया जो है, ये बहुत सारी जो फर्टिलाइज़र इंडस्ट्रीज़ हैं, जो खादें बनाने वाली इंडस्ट्रीज़ हैं, वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। और खादें जो हैं, क्योंकि पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर कंट्री है, तो खादों की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ती है फर्टिलाइज़र की। तो अमोनिया जो है, ये इंडस्ट्रियल लेवल पर हैबर्स प्रोसेस के ज़रिए से प्रिपेयर किया जाता है, और फिर वो मुख्तलिफ जो फर्टिलाइज़र कंपनी है उनको सेल कर दिया जाता है, ताकि वो फर्टिलाइज़र तैयार कर सकें। तो ये थी हमारे पास इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। नेक्स्ट जो हमने केमिस्ट्री की ब्रांच डिस्कस करनी है वो है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री, जैसा कि इसके नाम से ही इंडिकेट हो रहा है कि न्यूक्लियस से रिलेटेड होगी। तो न्यूक्लियस से रिलेटेड न्यूक्लियर केमिस्ट्री में हम डिस्कस करते हैं रेडियो एक्टिविटी को, डील विद द स्टडी ऑफ रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर प्रोसेसेस एंड प्रॉपर्टीज। रेडियो एक्टिविटी क्या है? हमारे पास नेचुरली कुछ ऐसे एलिमेंट्स पाए जाते हैं जो कि हाईली अनस्टेबल हैं, और वो स्टेबल होने के लिए कंटिन्यूसली जो है मुख्तलिफ तरह की रेडिएशंस एमिट करते रहते हैं, और रेडिएशन एमिट करना उनका स्टेबिलिटी की तरफ मूव करने का एक प्रोसेस है। तो रेडियो एक्टिविटी जो है, ये एबिलिटी ऑफ एन एटम टू एमिट रेडिएशंस इज कॉल्ड रेडियो एक्टिविटी। फिर न्यूक्लियर प्रोसेसेस है कि हम स्टडी करते हैं कि ये जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ये किस प्रोसेस के ज़रिए से रेडिएशंस एमिट कर रहा है, या अगर हमने इसको इस्तेमाल करना हो या हमने इसकी रेडिएशन को यूज़ करना हो, तो हम किस प्रोसेस के ज़रिए से इसकी रेडिएशंस हासिल कर सकते हैं। और फिर थर्ड नंबर पे प्रॉपर्टीज़ है कि हम स्टडी करते हैं कि एक एलिमेंट जो रेडिएशन खारिज कर रहा है उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, क्योंकि
डिफरेंट तरह की रेडिएशन होती हैं, कुछ हाईली पेनिट्रेटिंग रेडिएशन होती हैं, कुछ लो पेनिट्रेटिंग रेडिएशन होती हैं, तो उनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं जिनको हमने स्टडी करना होता है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में हमारे पास एक कॉमन सी एग्जांपल हम ले लेते हैं यूरेनियम की। यूरेनियम जो है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। ये रेडिएशन खारिज करता है जिनको हम मुख्तलिफ जगहों पे इस्तेमाल करते हैं। तो इसके स्कोप में हम देख लेते हैं कि न्यूक्लियर केमिस्ट्री का स्कोप या एप्लीकेशन क्या है। तो इसका एक स्कोप तो बड़ा इंपॉर्टेंट स्कोप है हमारे पास मेडिकल इंडस्ट्री में। फॉर एग्जांपल मेडिकल इंडस्ट्री में हमारे पास ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है आयोडीन 131। इसको एक बीमारी है ग्वाइटर, गिलर्ड की बीमारी है, उसकी डायग्नोसिस में यूज़ किया जाता है। फिर उसके अलावा कोबाल्ट 60 या स्ट्रोंशियम 90 जो हैं, ये दो एलिमेंट्स हैं जिनको हम कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं। मेडिकल में एक बहुत इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाती है रेडियो थेरापी। थेरापी का मतलब होता है ट्रीटमेंट, इलाज, और रेडियो का मतलब है रेडिएशन। तो रेडियो थेरापी का मतलब है रेडिएशन के ज़रिए से ट्रीटमेंट करना। जैसे हम कैंसर का ट्रीटमेंट रेडिएशन के ज़रिए से करते हैं, या आजकल जो गुर्दे के अंदर पथरी आ जाती है उसका ट्रीटमेंट भी रेडिएशन के ज़रिए से किया जाता है कि रेडिएशन के ज़रिए से उस पथरी को तोड़ दिया जाता है और फिर वो पथरी जो है वो सैंड के पार्टिकल्स में बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है और पेशाब के ज़रिए से जिस्म से बाहर निकल जाती है। मेडिकल के अलावा फिर इसका यूज़ जो है वो फूड प्रिजर्वेशन में भी है। खुराक को महफूज करने के लिए हम खुराक के ऊपर जो है वो रेडिएशन बम्बार्ड करते हैं, जिसकी वजह से खुराक में जो माइक्रोब्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो डेड हो जाते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेड होने की वजह से ऑर्गेनिक डिकम्पोजिशन का अमल स्टॉप हो जाता है। तो फिर उस खुराक को हम एयर टाइट पैक्स, एयर टाइट बॉक्सेस जो है उसमें लंबे अरसे तक महफूज कर सकते हैं, कई सालों तक भी इसको महफूज किया जा सकता है। उसके अलावा पावर जनरेशन में भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट यूज़ है। आपने एटॉमिक पावर का वर्ड जो है वो सुना होगा। एटॉमिक पावर में या न्यूक्लियर एनर्जी में हम क्या करते हैं कि वो जो यूरेनियम मैंने आपको ऊपर बताया था बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, ये यूरेनियम 235 इसका एटॉमिक मास है और 92 इसका एटॉमिक नंबर है। क्योंकि यूरेनियम 238 भी पाया जाता है, यूरेनियम 237 भी एग्जिस्ट करता है, लेकिन पावर जनरेशन में हम यूरेनियम 235 को यूज़ करते हैं कि यूरेनियम 235 के ऊपर हम न्यूट्रॉन्स की बम्बार्डमेंट करते हैं। तो उसके नतीजे में हमारे पास दो नए एलिमेंट्स बन जाते हैं, बेरियम 13956 और क्रिप्टॉन 9436। बेरियम 13956, क्रिप्टॉन 9436। साथ में हमारे पास न्यूट्रॉन्स भी रिलीज होते हैं और साथ में हमारे पास बहुत ज़्यादा मिकदार में एनर्जी जो है वो खारिज होती है। तो इस एनर्जी से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। वाटर को स्टीम में चेंज किया जाता है, फिर टरबाइन से जनरेटर को रन किया जाता है और जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। तो ये पावर जनरेशन में रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूज़ है। तो ये इसका स्कोप है हमारे पास न्यूक्लियर केमिस्ट्री का, मेडिकल में, फूड प्रिजर्वेशन में और पावर जनरेशन में। तो नेक्स्ट हम केमिस्ट्री की ब्रांच स्टडी करते हैं, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। फ्रेंड्स, एनवायरमेंट क्या है? हम एनवायरमेंट को कैसे डिफाइन करेंगे? एनवायरमेंट की सिंपल डेफिनेशन बनती है, एवरीथिंग इन आवर सराउंडिंग इज कॉल्ड आवर एनवायरमेंट। कि हमारे इर्द गिर्द जो भी चीज़ें मौजूद हैं वो हमारा एनवायरमेंट है। तो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में हम स्टडी करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरमेंट को, एंड effects of human activities on environment. Environmental chemistry deals with the study of components of environment and effects of human activities on environment. तो पहले कंपोनेंट क्या है? कंपोनेंट हैं इज्जा। एनवायरनमेंट के बेसिकली हमारे पास दो कंपोनेंट होते हैं। एक कंपोनेंट होता है बायोटेक और दूसरा एबायोटिक। बायोटिक जैसे कि उसके नाम से जाहिर हो रहा है, बायो
बायो मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो बायोटिक कंपोनेंट्स में हम जिंदा जानदारों को शामिल करते हैं। जिंदा जानदारों से मुराद हमारे पास प्लांट्स भी आ जाते हैं, बेसिकली एनिमल्स भी आ जाते हैं, और बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, फंजाई है, प्रोकैरियोट्स हैं। ये सारे के सारे लिविंग कंपोनेंट्स हैं जिनको हम कहते हैं कि ये बायोटिक कंपोनेंट्स हैं। और जो ए बायोटिक कंपोनेंट्स हैं इसमें नॉन लिविंग फैक्टर्स आ जाते हैं, नॉन लिविंग कंपोनेंट्स आ जाते हैं, जैसे हमारे पास लाइट है, हमारे पास टेम्परेचर है, सॉइल है। ये सारे के सारे नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं। आपको पता है कि बायोटिक और ए बायोटिक कंपोनेंट्स हैं ये एक दूसरे के साथ रिलेटेड हैं, कि बायोटिक कंपोनेंट डिपेंड कर रहे होते हैं ए बायोटिक के। प्लांट्स को आपको पता है फोटोसिंथेसिस के लिए उनको लाइट की जरूरत पड़ती है, लाइट अगर नहीं मिलेगी तो प्लांट्स डेड हो जाएंगे। इंसान जो है हमें या दूसरे जो जानदार हैं वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में ही जिंदा रह सकते हैं। वो टेम्परेचर अगर अप डाउन होता है तो हम बीमार हो जाते हैं, या अगर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन उसमें आ जाती है तो हम जिंदा नहीं रह पाते। तो ये ए बायोटिक कंपोनेंट्स हैं। फिर इफेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ क्या है, कि हमने इन कंपोनेंट्स को के ऊपर क्या इफेक्ट डाला है। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि हम अपनी ज़रूरियात को पूरी करने के लिए मुख्तलिफ तरह की इंडस्ट्रीज लगाते हैं, तो फिर वो इंडस्ट्रीज जो हैं वो पोल्यूशन का सबब बनती हैं। जैसे इंडस्ट्री की वजह से हमारे पास एयर पोल्यूशन हो जाती है, कि हम इंडस्ट्री में जब फ्यूल को जलाते हैं तो उसके नतीजे में मुख्तलिफ तरह की गैसेस पैदा होती हैं, जब एयर में जाती हैं तो एयर की क्वालिटी को ख़राब कर देती है। नॉर्मल जो हमारे पास नेचुरल एयर है, जो साफ सुथरी हवा है, उसमें हम कहते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज जो है ना वो 0.03% होती है। लेकिन ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से, गाड़ियों के धुएं की वजह से, इंडस्ट्रीज़ के धुएं की वजह से ये कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन इंक्रीज होने से ग्लोबल वार्मिंग होती है, जिसकी वजह से हमारी अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। और ये एयर पोल्यूशन बहुत सारी सांस की बीमारियों का सबब भी बन रही है। तो हमारी एक्टिविटीज़ की वजह से जो कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट हैं वो डिस्टर्ब हो रहे हैं, और उनके डिस्टर्ब होने की वजह से अल्टीमेटली फिर जो बायोटिक कंपोनेंट होंगे, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होंगे, वो भी बुरी तरह इफेक्ट होंगे। तो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में हम स्टडी करते हैं एनवायरनमेंट को और इफेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑन एनवायरनमेंट। तो इसका स्कोप है, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का स्कोप या इसकी एप्लीकेशन क्या है, कि हमने इसमें ऐसे तरीक़ेकार ढूंढने हैं जिसकी वजह से हम अपने एनवायरनमेंट को बचा सकें, कि हम अपने एनवायरनमेंट की इम्प्रूवमेंट, कि हम इसको लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा महफूज बना सकें। इम्प्रूवमेंट एंड प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, कि जब हमें पता चल जाएगा कि कौन सी ह्यूमन एक्टिविटी जो है वो एनवायरनमेंट को ख़राब कर रही है, तो फिर हम उस ह्यूमन एक्टिविटी को किसी तरह लिमिटेड करके अपने एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं। तो ये एनवायरनमेंटल केमिस्ट्री का स्कोप है। नेक्स्ट हमारे पास जो लास्ट ब्रांच है केमिस्ट्री की, वो है एनालिटिकल केमिस्ट्री। जी, एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या काम करती है? ये केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच है जिसका काम है सेपरेशन एंड एनालिसिस ऑफ अ सैंपल, कि ये सेपरेशन और एनालिसिस करती है सैंपल का। और ये दोनों काम हम करते किस लिए हैं? Separation analysis of a sample to identify its components. Separation means अलग अलग कर देना, कि हम एक सैंपल है उसमें हमने देखना है कि कौन कौन से कंपोनेंट्स मौजूद हैं और कितनी कितनी मिकदार में मौजूद हैं। तो डेफिनेटली हमें उन कंपोनेंट्स को पहले अलग करना होगा, फिर ही हम उनको काउंट कर सकेंगे। तो ये जो एनालिसिस है ना स्टूडेंट्स, ये हमारे पास दो तरह का होता है, दो तरह का एनालिसिस है। एक है हमारे पास क्वालिटेटिव, और दूसरा है हमारे पास क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या है? जैसे मैं कहूँ जी, हमने वाटर का जो है वो क्वालिटेटिव एनालिसिस करना है, तो वाटर के क्वालिटेटिव एनालिसिस में हम आइडेंटिफाई करेंगे कि वाटर में कौन कौन से एलिमेंट्स मौजूद हैं।
तो क्वालिटेटिव एनालिसिस हमें सिंपली ये बताएगा कि वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मौजूद है। क्वांटिटेटिव एनालिसिस हमें उनकी क्वांटिटी बताएगा कि वाटर के एक मॉलिक्यूल में जो है वो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मौजूद है। तो ये है हमारे पास क्वांटिटेटिव एनालिसिस। एनालिसिस 2 तरह के हो गए, एक क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस जो है वो हमें क्वालिटेटिव एनालिसिस हमें आइडेंटिफाई करेगा कि उस सैंपल में कौन कौन से कंपोनेंट मौजूद हैं, कौन कौन से एटम मौजूद हैं। और क्वांटिटेटिव एनालिसिस जो है वो हमें इंडिकेट करेगा कि वो कंपोनेंट्स जो हैं वो कितनी कितनी मिकदार में मौजूद हैं। तो नेक्स्ट इसका स्कोप क्या है। एनालिटिकल केमिस्ट्री का स्कोप हमारे पास फूड में है कि हम फूड की क्वालिटी को एनालिटिकल केमिस्ट्री के ज़रिए से जज करेंगे। वाटर की क्वालिटी को हम एनालिटिकल केमिस्ट्री के ज़रिए से जज करेंगे। एनवायरनमेंट की क्वालिटी को हम एनालिटिकल केमिस्ट्री के ज़रिए से जज करेंगे कि हम एनालिटिकल केमिस्ट्री के ज़रिए से देखेंगे कि हम जो खुराक खा रहे हैं उसमें कौन कौन से कंपोनेंट कितनी कितनी मिकदार में मौजूद हैं, और आया कि वो मिकदार और वो कंपोनेंट हमारे लिए हेल्दी हैं या नहीं हैं, या जो हम पानी पी रहे हैं उसमें कौन से कंपोनेंट कितनी मिकदार में मौजूद हैं, उसमें H2O के अलावा कौन सी चीज़ें मौजूद हैं, और वो वाटर हमारे लिए हेल्दी है या नहीं है। तो ये स्टूडेंट्स थी हमारे पास एनालिटिकल केमिस्ट्री। लास्ट ब्रांच थी केमिस्ट्री की, इसके साथ ही हमारा ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री वाला जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है। उम्मीद है आपको सारी ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री की अच्छी तरह समझ आ गई होगी। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक भी दे रहा हूं जहां से आप इस चैप्टर के नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, और आपकी आसानी के लिए नोट्स जो हैं वो उर्दू और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में एक साथ ही बनाए गए हैं कि एक ही फाइल में आप पेज पे आपको पहले ऊपर इंग्लिश में क्वेश्चन आंसर लिखा नज़र आएगा और फिर वही क्वेश्चन नीचे उर्दू में दिया गया है। तो ये आपकी आसानी के लिए है ताकि आप अच्छी तरह समझ कर उसको याद कर सकें।